जय हिंद। मैंने अभी तक आप लोगों को कक्षा 10 के जितने भी साइंस और मैथ से संबंधित प्रश्न रहे, जो भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहे, सब तुम्हारे सामने रखा। आज कुछ और जो बायोलॉजी से संबंधित है, जो बायोलॉजी में यानी कक्षा 10 के साइंस के बायोलॉजी पार्ट से जो प्रश्न आते हैं, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे लाइफ प्रोसेस यानी जैव अणु से। मैंने पहले भी बता दिया है जैव अणु के कितने क्या प्रकार होते हैं। जैव अणु का मतलब क्या होता है कि अब हमें जीवन जीने के लिए जो चीजें हमें सब कुछ जरूरत होती है, प्रोसेस मतलब होता है चक्रण। पूरा जैव यानी लाइफ प्रोसेस, पूरा जीवन जीने के लिए जो कुछ जरूरत होती है, क्या क्या, खाना पचाना, फिर उसके बाद जनन, ये सारी क्रियाएं जो होती है, ये हमारे दैनिक जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण है। इनसे संबंधित जो जो चीजें होती हैं उसी को हम बताए हैं, है ना, और वही चीज हम इसमें सीखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लाइफ प्रोसेस में सबसे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न कौन सा होता है। तो हम आज क्लास क्लास 10th का बायोलॉजी पार्ट, बायोलॉजी पार्ट से हम पहले लाइफ प्रोसेस के बारे में क्लियर करेंगे। लाइफ प्रोसेस में सबसे पहले तुम्हें अगर पूछा जाएगा कि ऑब्जेक्टिव में अगर आ जाए कि कहेंगे कि निम्नलिखित में से कौन स्वपोषी पोषण है। स्वपोषी पोषण के लिए देखिए, स्वपोषी जो स्वयं से अपना भोजन बनाता है उसे स्वपोषी पोषण कहते हैं, है ना, जो स्वयं से भोजन बनाता है। अब स्वयं से भोजन बनाने के लिए क्या जरूरत है? पानी की जरूरत है, सूर्य के प्रकाश की जरूरत है, सूर्य के प्रकाश से उसे क्लोरोफिल मिलती है, उसकी जरूरत है ना, ये सारी चीजें पूर्ण होती हैं। तो कई बार ये ऑप्शन में दे दिया जाता है सूर्य के प्रकाश, या ये सभी ऑप्शन दे देते हैं, या ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो ये सब जानते रहना कि किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं प्रश्न को, है ना। तो स्वपोषी पोषण के लिए स्वपोषी पोषण आते किस पे हैं? जो केवल और केवल खुद पे डिपेंड होते हैं, है ना, खुद पे निर्भर होते हैं कि भैया तुम जैसे हम लोग हैं, ये निर्भर होते हैं कि हमें सब्जी आए तो हम खाएं, है ना, या सब्जी ना आए तो किसी को काट के खाएं, ये सारी चीजें होती हैं। तो ये प्रक्रियाएं होती हैं जहां पर दूसरों पर निर्भर होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? विषम पोषी पोषण, है ना। और जो स्वयं पर निर्भर होता है उसे स्वपोषी पोषण कहते हैं, है ना, सब, है ना। तो समझ गए, यही चीजें देखो, ये वो जो स्वयं पर निर्भर हो कहने का मतलब है, और जो केवल जिसमें केवल कार्बन डाइऑक्साइड या H2O, सूर्य के प्रकाश या पराहरी यानी क्लोरोफिल्म की आवश्यकता होती है, ये जिसकी जरूरत होती है ना, केवल यही इतनी की जरूरत है, किसके लिए? स्वपोषी पोषण के लिए। अच्छा, कई बार पूछ लिया जाता है कि एक प्रश्न कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या जरूरत है, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है। तो यही प्रश्न और करके यही पूछ लिया जाए, और प्रकाश संश्लेषण के लिए भी प्रकाश संश्लेषण के लिए भी इसकी जरूरत होती है। अच्छा, एक बात ध्यान दे लो, कई बार तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए एक बात आ जाएगी सामने, यही जो पर्णहरिम है ना, इसी पर्णहरिम को तुम्हें क्लोरोफिल लिख दिया जाएगा। इसका अंग्रेजी होता है ना, पर्णहरिम को क्लोरोफिल लिख दिया जाएगा। और इसी क्लोरोफिल को कई बार क्लोरोप्लास्ट भी लिख दिया जाता है, क्योंकि साधारण नाम में आ जाएगा क्लोरोप्लास्ट, है ना। ये बात ध्यान देते रहना, है ना। तो ये किसी भी तरह पूछ लिया जाए, कई बार जैसे पिछली बार मैंने एक ऑब्जेक्टिव पेपर में देखा था, मॉडल पेपर में, कि निम्नलिखित में से कौन क्लोरोप्लास्ट है ना।
तो उसमें तो ये दोनों तीनों तो ऑप्शन किसी में ये दोनों थे, किसी में ये नहीं था, और ये क्लोरोप्लास्ट एक तीसरा था, और चौथा कोई और अन्य था, है ना। तो ये तीनों तो रहते हैं, लेकिन चौथा अगर आ गया है तो ध्यान देते रहना, यही इतने चीजों की जरूरत होती है ना। ध्यान देते रहना, ये बहुविकल्पीय ऑब्जेक्टिव में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न है, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न है भैया, है ना। ये बात ध्यान देते रहना, ये दोनों प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि पूछ लेगा निम्नलिखित में प्रकाश संश्लेषण है, अब कौन से है दे देंगे, क्लोरोप्लास्ट और कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा H2O को कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं ना, है ना, ओ सॉरी H2O को जल कहते हैं ना, और CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं ना, है ना, इतना तो पता है, ठीक है ना। और फिर पानहरिम को इसका क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, है ना, क्लोरोफिल, समझ गए इसका अंग्रेजी। तो ये चीजें जो चीजें तुम्हारे पास आए उसको ध्यान से समझते रहना, है ना। अगला प्रश्न जैसे पूछ लेते हैं, एक प्रश्न इस तरह पूछ ले कि क्लोरोफिल किसके लिए आवश्यक है, तो इसमें से किसके लिए आवश्यक है, प्रकाश संश्लेषण के लिए ना, मैंने बताया क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए देखो किसकी आवश्यकता है, क्लोरोफिल की। अच्छा क्लोरोफिल के स्थान पर क्लोरोप्लास्ट अगर कर दिया जाए, क्योंकि वो भी वही चीज है ना। और ये ध्यान, ये तो पता है तुम्हें ना कि क्लोरोफिल की वजह से ही पत्तियां हरी होती हैं, है ना, क्योंकि जब भोजन पा जाएगा, अभी हम ही तुम खाना पा जाते हैं तो हरे भरे रहते हैं ना, नहीं तो मुरझुराए रहते हैं, है ना, तो उसका भी भोजन मिल गया तो भी हरा भरा रहेगा ना, है ना, वही बात है इसका। ये बात ध्यान देते रहना, ये प्रश्न किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, समझ गए ना इस बात को। और अगला इसमें पूछ सकते हैं एक, अच्छा एक चीज और पूछ लिया जाता है कि पौधे हमें क्या देती हैं, है ना, तो पौधे से या पौधे क्या उत्पाद देती हैं, पौधे हमें क्या देती हैं। ये मान लो ये तुम्हारे पास ये पेड़ है ना, तो ये कोई मनुष्य है ना, तो ये देगा CO2 और ये देगा, समझे, ये बनेगी O2, ये देगा O2। तो ये ध्यान देना, ये CO2 देगा इनको और O2 देगा इनको, कि भैया तुम हमको कार्बन डाइऑक्साइड दो तो हम कार्बनों को हम रख लेंगे, ऑक्सीजन तुमको दे देंगे, है ना। तो देता है भैया, बहुत समझदार होता है पेड़ पौधा, समझ गए ना। और हाँ, इनसे इनके उत्पाद में कई बार और पूछ लिया जाता है कि इसमें एक बार, इसमें ऑप्शन मुझे याद है, एक प्रश्न था उसमें ग्लूकोज था, ग्लूकोज और ग्लूकोज जल, और इसमें O2 ये उत्पाद करती है भैया, है ना, मतलब उत्पाद करने के लिए यही चीज जरूरत है, यही उत्पाद करती है। इसमें से अगर कह दिया जाए कि ये देखो ये भैया, पेड़ पौधे हमें प्रोटीन देते हैं, प्रोटीन देते हैं, तो ये गलत है, पेड़ पौधे में प्रोटीन नहीं देंगे, है ना, जल तो देते ही हैं, और पेड़ पौधे ग्लूकोज के अलावा और कुछ कह दिया जाए, प्रोटीन कह दें या वसा कह दें, है ना, तो ये सारी चीजें ये सब हमें पेड़ पौधा नहीं देते, है ना। तो हमें क्या देते हैं, ये ग्लूकोज जल और ऑक्सीजन, है ना, इनकी वजह से हमें ये उत्पाद में मिलती है, ठीक है ना, ये बात समझ गए, है ना। इतनी बात, इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बताते हैं। और होती है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान इसमें से प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या संश्लेषित नहीं होती, क्या संश्लेषित नहीं होती, तो बताओ कि ऑक्सीजन नहीं होती, या कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती, या जल नहीं होती, या इनमें से कोई नहीं, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती ना, है ना, ये तो संश्लेषित होती है, ये तो संश्लेषित होती है, और कुछ भी दे दे तो बस ध्यान देना कि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती, है ना। ज्यादातर समझना यही बात को, बस तुम्हारे जो इतना समझ लिए हो ना, इसी में ही तुम्हारा सब वास है। देखो अब ये दो प्रश्न, ये वही दो प्रश्न कैसे तुम लिखोगे, कैसे आ जाएगी, किसी भी तरह से पूछ ले कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती क्या है, कैसे क्या होती है, इसमें क्या क्रिया होता है, क्या क्या क्रियाएं होती है, इससे पहले वाले में बता दिया था, है ना। इसमें बस लिखने का ये तरीका जान लो कि कैसे करोगे, वह प्रक्रिया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, क्या वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हरे पादपों में सरल अकार्बनिक
कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल जल सूर्य का प्रकाश पाने के बाद ग्लूकोज जल ऑक्सीजन में बदल जाता है। जब उस पे सूर्य का प्रकाश पड़ेगा किस पर, जब कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिली रहेगी पेड़वा में, पत्तिया में, तो वो बदल जाएगा किसमें, ग्लूकोज जल और ऑक्सीजन में, तब हमें ऑक्सीजन मिलेगी। तो कहने का मतलब वो है कि जब किसी पेड़ पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O के साथ, इनके साथ भैया जल तो पेड़ों में देंगे ही, है ना, इसके साथ साथ हम भैया इनमें सूर्य का प्रकाश भी दें। क्या दें, सूर्य का प्रकाश भी दें, और ये बदल जाएगा किसमें, और ये बदल जाएगा ग्लूकोज C6H12O6 प्लस जल का होता है H2O प्लस O2, है ना। अब देखो तुम्हें यही संतुलित कर देना है और कुछ नहीं करना है, कुछ ना करो। कार्बन संख्या 6 है तो यहां लगा दो 6 ऑक्सीजन हो गई 12 एक हो गई 13, और यहाँ पर हाइड्रोजन है 12, और यहाँ तुम कर दोगे 6 दूनी 12, है ना, तो हाइड्रोजन भी हो गई 12, ये भी 12, ऑक्सीजन 6 दूनी 12, 6 18, और यहाँ पर ऑक्सीजन 6। हम यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर इसको 6 कर दें तो ये 6 दूनी 12, 12 24, और यहाँ अगर हम 12 कर दें तो 12 6 18, ये तो 12 ऑक्सीजन हो गई, 12 6 18, और यहाँ पर हम 6 कर दें, 6 दूनी 12, 6 18 6 24 ना, तो ये ऑक्सीजन यहाँ पर 12 और 12 दूनी 6 दूनी 12, 24 हो गई ना, बरोबर हो गई ना, है ना। यही प्रक्रिया, अब यही प्रक्रिया, अब देखो यही चीज यहाँ तक लिखने के बाद अब तुम्हें पता, जो इससे पहले वाले में समझा दिया हूं ना, वही चीज ऊपर से यहाँ प्रकाश संश्लेषण के लिए ये जरूरत है, इतना इतना स्वपोषी जीन। अब चूंकि ग्लूकोज का काम क्या होता है, ग्लूकोज का काम मंड को देना, यानी मंड क्या होता है, चोकर, है ना, स्टार्च को देना होता है, ये इसका पोषण का काम करता है। अब पोषण जब जाएगी शरीरिया में तो शरीरिया में वृद्धि होगी, है ना, तो वही क्रिया होगी ना। तो ये बात समझ लेना, ग्लूकोज की क्रिया, ये ग्लूकोज ये मंड का काम करता है ना। अब फिर इसके बाद स्वपोषी पोषण, ये तो पता, ये बता दिया, जो स्वयं भोजन बनाते हैं उसके सब बाद यही तुम फिर यही लिख लेना, मतलब यही चीज जो है इसमें भी लिख लेना, वही चीज सेम है ना। ये तो पहले समझा दिया हूं, अगर लिखना हो जल्दी से इसको लिख लो, फिर इसके बाद हम अगला प्रश्न बताए। अब पाचन संबंधी प्रश्न बता दें, है ना। मनुष्यों में पाचन का क्रम, मनुष्यों में पाचन आता है तो पाचन का क्रम आता है, तो इसको पहले समझा दिया हूं। पहले मनुष्य चबाता है, अच्छा पाचन से पहले चबाने वाली बात आ जाती है, आने से मतलब दांतों की संख्या भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, और ज्यादातर दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है, 20 होती है, तो बता दिया हूं ना, ये तो सभी जानते हैं। हाँ, तो उससे पहले दांतों की संख्या के बारे में पूछा जाए तो जानते ही हो, है ना। अब सबसे पहले हमारा जो पाचन का क्रिया होता है यह मुख में होता है, मुख के बाद ग्रास नली में होता है, ग्रास नली के बाद अमाशय, अमाशय के बाद छोटी आंत, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत, बड़ी आंत के बाद मलाशय, फिर पूरा पाचन क्रिया हो गई, है ना, मलाशय, है ना। तो ये सारा क्रम तुम याद रखना। ये निम्नलिखित पूछ लिया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा पाचन का क्रिया नहीं है या है, तो पाचन की क्रिया जो है सब ध्यान देते रहना, है ना। तो पहले पाचन से संबंधित देख लो ये क्रम, पाचन सबसे पहले मुख में पाचन, मुख में पाचन के बाद ग्रास नली में पाचन, ग्रास नली के बाद अमाशय में पाचन, अमाशय के बाद छोटी आंत में पाचन, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत में पाचन, बड़ी आंत के बाद मलाशय में पाचन।
मलाशय, है ना। तो कहने का मतलब ये सब क्रियाएं एक क्रम से होती हैं, है ना, समझ गए ना। अच्छा, एक एक करके मैं इसके नीचे लिख दे रहा हूं कि इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, तो तुम्हें और अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। समझ, देखिए अब यही चीज लिख दिया हूं। पहले तो एक एक क्रम समझ के करते क्या है, ये बहुविकल्पीय ऑब्जेक्टिव में यही इतने से ही पूछा जाने वाला प्रश्न है ना। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि पाचन की क्रिया किसमें होती है, तो सही सही पाचन की क्रिया जो होती है छोटी आंत में होती है, वही पचाता है। और बाकी सब तो अपना अपना काम आगे चल के, अच्छा पाचन की क्रिया सब में होती है, अगर राल ना मिले तो पाचन ना हो, ग्रासनली ढकेले ना पाचन ना हो, अमाशय में जाए ना पाचन ना हो, उसमें अम्ल मिले ना पाचन हो ना, है ना, वो कूचे ना तो पाचन हो ना, है ना। तो मतलब सबका काम है, लेकिन जो सही सही काम करता है वो छोटी आंत करता है ना, छोटी आंत। इसी में 90% होती है पाचन की क्रिया। बताता हूं, सबसे पहले आ जाइए कि मुख, इसमें क्या लार एंजाइम होती है ना, इसमें लार एंजाइम होती है जो एमाइलेज, और दांतों द्वारा चबाने से, दांतों द्वारा जो कूचना तोड़ना फाड़ना ये सारा काम बता दिया हूं ना, है ना। तो दांतों द्वारा चबाने से शुरू होता है, भोजन छोटे टुकड़ों में टूटकर बोलस बनाता है। अब बोलस कभी कभी देखो, अगर मान लीजिए खाना खा रहे हो तो बोलस जो चिपचिपा टाइप का हो जाता है, जो कूचे रहते हो, अगर कभी बाहर निकालो खाना तो देखो वो अजीब सा हो जाता है ना, जो कूचे रहते हो, तो राल मिल जाती है जो कूचे रहते हो, अगर बाल कुछ कंकड़ कुछ मिल गए बाहर निकालो, देखो वो जो बन जाती है ना उसे बोलस कहते हैं, जो कूच गई है ना, जगह कूच कूच के मारे हो, पचनी कर डाले हो, वही होती है बोलस, है ना। राल मिलने के बाद वो बोलस बन जाती है, फिर चिपचिपा हो जाता है ना, तो बोलस बनाता है। अब बोलस बनने के बाद अब ये जाएगा ढकेल देगा, फिर कौन ढकेलेगा इनको, ये कर्मा कुंचन भैया है, ये कर्मा भैया है, ये कर्मा भैया ढकेलते हैं। ये कहते हैं आओ तुम बोलस बन गए ना, आओ भैया, कर्मा क्या करते हैं ढकेल देंगे, है ना। ये बड़े सीधे भैया, ये ढकेलते हैं, जाओ भैया तुम जाओ तुम्हारा जो काम है करो, है ना। कर्मा भैया ले आए ढकेल दिए। अब जो ग्रास नली, अच्छा कई बार तुम्हें कंफ्यूजन में एक बात आ जाएगी कि ग्रास नली या ग्रसनी, या ये इसी ग्रसनी को ही ग्रास नली कहते हैं, ठीक है ना। ग्रस, समझ गए। फिर इसके बाद मतलब ग्रास नली और ग्रसनी, देखो ग्रसनी ग्रास नली ग्रास नाल ये तीनों चीजें एक ही है, बस ग्रसनी का प्रयोग हम वहां करते हैं जहां पर जैसे मान लीजिए भोजन करते वक्त और अब श्वसन, इन दोनों की प्रक्रिया चूंकि नली एक ही है ना, इस संतुलन में फिर वहां पर इस प्रक्रिया श्वास नली में जब बताते हैं तो वहां पर ग्रसनी का प्रयोग करते हैं, है ना। इसको बात समझना। फिर ये क्या करता है ग्रास नली, ये ढकेलने का काम करता है, किसको, बोलस को, यानी कूचे हुए भोजन को ये ढकेलने का काम करता है। कौन ढकेलते हैं, ये कर्मा कुंचन भैया हैं, यही ढकेलते हैं, है ना। ये ढकेलते हैं, ये क्या करते हैं, ये ढकेलते हैं, जाओ भैया तुम पाचन की क्रिया करो। फिर जो कूचे ऊंचे रहते हो ना, चूंकि दतवा से फाड़ के तो कूच डाले हो, और कई कई चीजें ऐसी होती है तुम नहीं कूच पाए हो, जैसे देखो मान लो कोई चावल खाता है, तो चावल तो तुम बिना कूचे खा लोगे, वैसे कूचता ही नहीं है, वो अंदर राल से मिलने के बाद थोड़ा कर्मा है भैया, ये ढकेल दिए तो अंदरवा गए, फिर अंदरवा मिल गए सीएल भैया, है ना, या सीएल यानी मिल गए कहाँ गए जठर रस भैया, है ना, जेठाऊ है ना, जेठरस जठर मिल गए, ये जेठ है, ये सबसे जेठ है, ये मिल जाते हैं। इनके पास क्या होता है, जेठ के पास बड़ी अम्मा होती हैं, यानी दादी अम्मा होती हैं, तो दादी अम्मा क्या करती हैं, ये पूछती है ना कि आओ तुमको पूछते हैं, है ना। तो दादी अम्मा यानी अम्ल, अम्ल में कौन सा अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ये फिर जो कम बचा है, जो कम कूच पाए हो, वो फिर और कूच डालती है ना। तो और कूचने के बाद तो अब तुम्हारा एंजाइम जो पचाने वाला होगा अब दुरुस्त होगा, है ना। अब इसमें एक चीज बोला हूं, यहाँ भोजन जठर रस के साथ मिलकर कायम में बदल जाता है। कायम मतलब कैसे, अब जो जठर रस मतलब ये सियलवा मिल गया, ये तो दादी कूच डाली, यानी बड़ी अम्मा कूच डाली, जब कूचने के बाद अंदरवा गवा, जब अंदरवा गवा तो पूरा पेस्ट बन गया, है ना। पेस्ट को ही कायम कहते हैं, है ना। पेस्ट बन के अब फिर चला जाएगा, अब रूसी के पास रुका रहेगा, फिर वहां से कुछ समय के बाद फिर पाचन की क्रिया होगी किसमें, छोटी आंत में जाएगी,
है ना, इतनी बात तो बता दिया, है ना। तो अब चला जाएगा किसके, छोटी आंत के पास। छोटी आंत में लगभग नहीं, ये 90% काम अब यही पचाता है। अब अमाशय से तो भोजन चली गई, लेकिन अब कई बार तुम जैसे खाना खाते हो, अमाशय से गई और तुरंत दौड़ते हो, है ना। तो अगर पची नहीं है तो समझ लो दौड़ोगे, नहीं पची तो समझ लो नहीं दौड़ोगे। तो कम से कम इसमें छोटी आंत में तुम्हारा 3 घंटे भोजन रहना बहुत ज्यादा जरूरत है, पाचन की क्रिया। और अगर इससे पहले तुम दौड़ गए कहीं ना कहीं तुम्हारे लीवर में समस्या है, फिर उसका जाकर ट्रीटमेंट कराओ, दवा कराओ, डॉक्टर से बताओ, फिर तुम्हारा फिर स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, है ना। फिर इसके बाद देखिए मुख्य पाचन स्थल होता है। इसमें लीवर और पित्त और अग्नाशय के रस भोजन को तोड़ते हैं। इसमें पोषक तत्वों का अवशोषण होता है ना। इसी में फिर पोषक तत्व जैसे मान लो विटामिन वगैरह जो तुम्हारे दिमाग में लगनी है, मान लो अगर नहीं रुका, अगर रुक गया तो प्रोटीन बनाया, नहीं रुका तुम्हें कुछ नहीं मिला, समझ गए। अब फिर इसके बाद इससे जो कुछ और बची है, जो खराब चीजें बची है उसको भेज देता है। जैसे बादाम काजू अच्छी चीजें हो गई जो खाने लायक से, जो बादाम शरीर में लगती है, उसको क्या करेगा ये छोटी आंत क्या करता है कि भैया भेज देगा, अपना जो काम है वो करो। और बड़ी आंत के पास जो खराब पदार्थ होता है, जो कोई काम का नहीं होता है, तो उसको भेज देता है इनके पास, है ना, बड़ी आंत के पास। तो ये आगे बचे हुए अपशिष्ट, अपशिष्ट मतलब कोई मल होता है जो खराब चीज होती है ना, यहाँ आता है। यहाँ पानी और खनिजों का अवशोषण होता है और मल बनाता है ना। यही अवशिष्ट पदार्थ यानी खराब चीजें जो होती हैं वही बनाती हैं। फिर इसके बाद मलाशय, अपशिष्ट यानी मल को शरीर से, मतलब मलाशय यानी इसे गुदा भी कहते हैं। तो ये अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का काम करता है। तो हमारी पाचन की क्रिया इसी पर, इतने पर डिपेंड है, यहीं से सब कुछ आएगी और कुछ नहीं आएगा। अभी हम कुछ और प्रश्न तुम्हें कराते हैं, है ना। इसका जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बताएं। देखो एक चीज और, कई बार पूछा गया है कि पित्त रस का स्राव कौन करता है। पित्त रस का स्राव कौन यानी निकालता कौन है, आगे कौन भेजता है। तो ये छोटी आंत ना हो तो ये लीवर, है ना। अब अगर ऑप्शन में तुम्हारे छोटी आंत हो तो छोटी आंत दे देना, छोटी आंत नहीं है, लीवर है तो लीवर का दे देना, समझ गए ना। तो पित्त रस का स्राव कौन करता है, लीवर या छोटी आंत, है ना। इसको गौर से समझना इस बात को। और पित्त रस बनाता भी कौन है, पित्त रस बनाता कौन है ना। ये लीवर के पास होती है ना, लीवर के पास होती है, लीवर ही बनाता है ना, लीवर ही बनाता है इसका पित्त रस। ये दोनों चीजें ये लिख दूं मैं, पित्त रस का। एक चीज और इसमें कई बार आ जाती है कि कौन सी प्रक्रिया सरल से जटिल में को तोड़ती है और जटिल से सरल में तोड़ती है ना। तो ये कई बार आ जाती है, तो इसको जरूर, इसका जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो तो हम आगे बताएं। तो ये चीज, ये प्रश्न बहुत बार पूछी जाती है इस तरह कि निम्नलिखित में से कौन जटिल को सरल में तोड़ती है, कौन सरल को जटिल में तोड़ती है। ये चीजें, कौन जटिल पदार्थ को सरल पदार्थों में या जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ती है, ये प्रक्रिया होती है। तो देखना, जटिल कार्बनिक पदार्थ या अणु को सरल कार्बनिक पदार्थ या अणु में तोड़ने को क्या कहते हैं, अपचयी अपक्रिया, है ना। और सरल को जटिल में तोड़ने को उपापचयी अपक्रिया कहते हैं। ये बात ध्यान देना, है ना। और इस तरह एक क्वेश्चन कई बार ये पूछा गया है कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ये कई बार पूछा गया, लॉकडाउन के बाद से हर साल ये आई है, यही इतना, है ना। ये बात ध्यान देना। तो इसका मिलान जब करोगे तो एमाइलेज क्या है, एमाइलेज इसको कहा जाता है ना, जो मंड होती है, चोकर होता है, उसी को ही कहते हैं ना कि ज्यादा चोकर खाओगे, ज्यादा खाना खाओगे तो माइलेज ज्यादा दोगे, है ना। तो ये काम क्या करेगा, एमाइलेज, ये स्टार्च का काम करता है ना। और पित्त रस को लिपिड्स कहा जाता है ना, लिपिड्स। और रेनिन क्या है, ये जो दूध स्राव करता है ना। और पेप्सिन क्या है, प्रोटीन, है ना। तो इसका विशेष गौर करना इस क्वेश्चन का, ठीक है ना। ये बात ध्यान देना, समझ गया ना। इसी तरह बहुत सारे प्रश्न हैं जो तुम्हारे सामने अभी और आने वाले हैं। तो इसी तरह देखते रहिए खान स्मार्ट क्लास, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। हर एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है,
तुम्हारे सामने जरूर आएगी। बोर्ड एग्जाम में अब की बार 90 प्लस स्कोर करना है। इसके लिए थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना कि मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले तुम्हारे तक पहुंचे और उसको पूरा देखना। जय हिंद।